तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी गद्य के विकास पर। हमारा टॉपिक है हिंदी गद्य का विकास। हम देखेंगे कि आदिकाल में हिंदी गद्य की कौन सी पुस्तकें थी, भक्ति काल में कौन सी थी, रीति काल में कौन सी थी और आधुनिक काल में गद्य का विकास कैसे कैसे हुआ। तो आदिकाल से आधुनिक काल तक हम हिंदी गद्य का विकास क्रम देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी गद्य की परंपरा आदिकाल से ही मिलने लगती है। आधुनिक काल से पहले गद्य के 3 रूप प्राप्त होते हैं: राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य। गद्य के उक्त तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य को सबसे पुराना माना जाता है। आदिकाल में हिंदी गद्य की निम्न पुस्तकें मिलती हैं: कुवलय माल कथा, राहुल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर आदि। राजस्थानी गद्य की बात करें तो राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार रचना है धनपाल कथा, समय 14वीं शताब्दी। इसके रचनाकार अज्ञात हैं। तत्व विचार 14वीं शताब्दी, रचनाकार अज्ञात। सॉरी। पृथ्वी चंद चरित्र 1421 ईस्वी, माणिक चंद सूरी इसके रचनाकार हैं। पंचख्यान 1847 ईस्वी, फतहम राम बैरागी ने लिखी है। पृथ्वी चंद चरित्र को वाग्विलास भी कहा जाता है। ब्रजभाषा गद्य की बात करें तो ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं तथा उनके रचनाकार। रचना है श्रृंगार रस मंडन, इसके रचनाकार हैं विठलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 252 वैष्णवन की वार्ता, दोनों के रचनाकार गोकुलनाथ को माना जाता है। अष्टयाम 1603 ईस्वी नाभादास, अगहन महात्म्य 1623 ईस्वी वैकुंठ मोर शुक्ल, बैताल पचीसी 1710 ईस्वी सूरत मिश्र, सेवक चरित्र 1779 ईस्वी प्रियादास ने लिखा। आईने अकबरी की भाषा वाचनिका 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने लिखी है। राजनीति 1802 ईस्वी में लल्लू लाल ने लिखी है। माधव विलास 1817 ईस्वी लल्लू लाल ने लिखी है। सोमवंशन की वंशावली 1828 ईस्वी में माणिक लाल ओझा ने लिखी है। तो अभी तक हमने राजस्थानी गद्य और ब्रजभाषा गद्य की रचना एवं उनके रचनाकारों को देखा। अब हम बात करेंगे इसके आगे कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया था। यह रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है। इसके बाद वे कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप मानते हैं। यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक विठलनाथ की अन्य प्रमुख रचनाएं 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता में वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट वाली कथाएं लिखी गई हैं। अष्टयाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। वैकुंठ मणि शुक्ल ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के आश्रित थे। प्रियादास दनकौर के रहने वाले थे और राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित थे। खड़ी बोली गद्य की बात करें तो दक्षिणी हिंदी का गद्य। खड़ी बोली गद्य के अंतर्गत दक्षिणी हिंदी के गद्य को हम देखते हैं। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी हिंदी के रूप में मिलता है। इसे साहित्यकारों ने हिंदी, हिंदवी, दहलवी, दक्षिणी, जबाने हिंदुस्तान आदि नामों से पुकारा है। प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने दक्षिणी हिंदी के संबंध में लिखा है। इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रजभाषा के प्रभाव से भी बची ना थी और सबसे बड़ी बात यह थी इसमें अरबी फारसी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नत करके साहित्य की भाषा बन गई। इतिहासकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जवाने हिंदुस्तान और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। दक्कनी हिंदी के प्रमुख रचनाकार और रचनाएं ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज की रचना है मिराजुल आस्कीन, शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सहवारा या बारहमासा। तो ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज जो है ये दक्षिणी हिंदी गद्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं। इनका जन्म 1318 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1422 ईस्वी में हुई थी।
तो इनकी रचनाएं मेराजुल आस्कीन, शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सहवारा या बारहमासा। मुल्ला वजही की रचना है सबरस 1635 ईस्वी। कुतुब मुस्तूरी, मोहम्मद अली कुतुब शाह ने लिखा है। कुलियाते कुली कुतुब शाह, हुसैन अली खां चार दरवेश, हुसैन अली खां की रचना है चार दरवेश 1838 ईस्वी। मिराजुल आस्कीन को दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है। इसमें सूफी धर्म का उपदेश है। सबरस जो कि मुल्ला वजही की रचना है, सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। इसमें तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। चार दरवेश जो कि हुसैन अली खां की रचना है। चार दरवेश फारसी की रचना है, जिसका जिसका अनुवाद दक्षिणी हिंदी में हुसैन अली खां ने अपने पुत्रों के लिए किया था। आगे हम देखेंगे गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य। कुछ रचनाकारों ने गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य। कुछ रचनाकारों ने गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य को लिखा है। उनका और उनकी रचनाओं का परिचय इस प्रकार। रचनाकार सोढ़ी मेहरुवानू, 1581 ईस्वी में जन्म, 1640 ईस्वी में मृत्यु। इनकी रचना है सचुसंड पोथी। हरिजी सोढ़ी मेहरवानू के पुत्र थे। सुस्मनी सहस्रनाम गोसठ गुरु मेहरवानू पोथी हरिजी। दयालु अनेमी 1675 ईस्वी में जन्म, 1721 ईस्वी में मृत्यु। इनकी रचना है अवगत उल्लास 1675 ईस्वी। अष्टावक्र भाषा गीता भाषा 1621 ईस्वी। सोढ़ी मेहरबानों ने सचुसंड पोथी में गुरुवाणी की व्याख्या की। खड़ी बोली गद्य की बात करें तो खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं एवं रचनाकार चंद छंद वर्णन की महिमा, अकबर कालीन गंग कवि द्वारा लिखा गया है। खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं एवं रचनाकार चंद छंद वर्णन वर्णन की महिमा। अकबर, इसका समय अकबर समकालीन है। रचनाकार इसके गंग कवि हैं। भाषा योग वासिष्ठ 1741 ईस्वी राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा है। जैन पद्म पुराण भाषा अनुवाद 1761 ईस्वी दौलत राम ने लिखा है। मांडोबर का वर्णन 1773 से 1783 के बीच में हुआ। इसके रचनाकार अज्ञात हैं। पंचांग दर्शन 1800 ईस्वी मथुरा प्रसाद शुक्ल ने लिखा है। प्रेम सागर 1800 ईस्वी लल्लूलाल ने लिखा है। नासकेतोपाख्यान 1800 ईस्वी सदल मिश्र ने लिखा है। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित 1798 से 1803 के बीच में इंशाअल्लाह खान ने लिखा है। सुख सागर 1818 में सदासुख लाल जी ने लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ चंचन वर्णन की महिमा से माना है। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। जैन पद्म पुराण की रचना आर्य हरिसेन ने की थी, जिसका भाषानुवाद पंडित दौलत राम ने किया। खड़ी बोली गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशेष योगदान है। खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण से संबद्ध चार महानुभाव। खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वालों में चार नाम विशेषता उल्लेखनीय है। सदा सुखलाल, इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। सदा सुखलाल दिल्ली से, इंसाअल्लाह खां दिल्ली से, बाद में लखनऊ, लल्लू लाल आगरा से तथा सदल मिश्र आगरा से संबद्ध थे। तो सदा सुखलाल और इंसाअल्लाह खां ये दोनों लोग दिल्ली से थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र ये आगरा संबंधित थे। महत्व की दृष्टि से श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह इन चारों रचनाकारों का क्रम इस प्रकार रखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रखा है सदा सुखलाल, इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, फिर सदल मिश्र। श्याम सुंदर दास ने इंसाअल्लाह खां को सबसे महत्वपूर्ण माना, फिर सदल मिश्र को, फिर लल्लू लाल को, फिर सदा सुखलाल को। बच्चन सिंह ने सदा सुखलाल को सबसे ऊपर माना, फिर सदल मिश्र को, फिर इंसाअल्लाह खान को, फिर लल्लू लाल को। तो अब हम रचनाओं की बात करेंगे। रचनाकार, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा, अन्य उल्लेखनीय बिंदु को देखते हुए आगे बढ़ाएंगे।
सदा सुखलाल, इनका जन्म 1756 ईस्वी में हुआ। 1828 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है और ये रहने वाले दिल्ली के थे। इनकी रचना है सुख सागर और मुंतखबुत तवारीख। सुख सागर और दूसरी रचना है मुंतखबुत तवारीख। सुख सागर खड़ी बोली में लिखी गई है। विष्णु पुराण को आधार बनाकर सुख सागर की रचना की गई है। और मुंतखबुत तवारीख की बात की जाए तो इनकी बुद्धि प्रकाश पत्रिका नजरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण थी। इंसा अल्लाह खां 1752 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 1827 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। यह भी दिल्ली के रहने वाले थे। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित इन्होंने लिखा खड़ी बोली में, जो हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा, जिससे खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। यह शैली में हास्य प्रधान है। इसके बाद लल्लू लाल जी हैं, जिनका जन्म 1763 ईस्वी में हुआ और 1825 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। लल्लू लाल जी रहने वाले आगरा के थे और इनकी रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी, बैताल पचीसी 1801 ईस्वी, माधोनल 1801 ईस्वी, राजनीति 1802 ईस्वी, प्रेम सागर 1810 ईस्वी, लतायफ ई हिंदी 1810 ईस्वी, शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815 ईस्वी, माधव विलास 1817 ईस्वी, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी। अब हम अन्य उल्लेखनीय बिंदुओं को देखते हुए चलेंगे। तो सिंहासन बतीसी काजिम अली की सहायता से ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया। बैताल पचीसी संस्कृत के कवि शिवदास की रचना से कथाली तथा मजहर अली के साथ मिलकर अनुवाद किया। राजनीति की बात करें तो हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद है। प्रेम सागर या नागरी दशम चतुर्भुज मिश्र द्वारा ब्रजभाषा अनुवाद में रचित भागवत पुराण के दसम स्कंद का खड़ी बोली में अनुवाद है। लतायफ ई हिंदी की बात करें तो इसे लल्लू लाल ने बजुआन ई रेख्ता कहा है। यह खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी भाषा की सब लघु कथाओं का संग्रह है। ब्रजभाषा व्याकरण यही लल्लू लाल की मौलिक रचना है। माधव विलास यह चंपू काव्य है, 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन का चित्रण है। लाल चंद्रिका यह बिहारी सतसई की टीका है। आगे है सदल मिश्र, इनकी रचना नाचकेतोपाख्यान या चंद्रावली 1803 ईस्वी में आई। इनका जन्म 1767 ईस्वी में और मृत्यु 1848 ईस्वी में हुई है। इनकी रचना है नाचकेतोपाख्यान या चंद्रावली 1803 ईस्वी, रामचरित्र 1806 ईस्वी, हिंदी पर्शियन वाकुबेलेरी 1809 ईस्वी। नाचकेतोपाख्यान खड़ी बोली में है। इसकी रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचकेता की कथा को आधार बनाकर किया गया है। रामचरित की बात की जाए तो रामचरित अध्यात्म रामायण पर आधारित है। आचार्य शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण से संबद्ध चार महानुभाव। मुंशी सदा सुखलाल नियाज के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत क्या। ये लिखते हैं कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे। संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की हम बात कर रहे हैं। तो आचार्य शुक्ल का ये कथन है कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था। रस्म और रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया। मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। वे एक भगवत भक्त आदमी थे। यह लिखा है सदा सुखलाल नियाज के बारे में। फिर इंसा अल्लाह खां की बात करते हैं। तो इंसा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट न रहे। इन्होंने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की। बाहर की बोली अरबी, फारसी, तुर्की, गंवारी, ब्रजभाषा, अवधियात, भाखापन, संस्कृत के शब्दों का मेल, इनसे मुक्त रखने की बात की। अपनी रानी केतकी कहानी की भाषा के संबंध में इंसा अल्लाह खां ने लिखा है कि यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और किसी बोली का मेल है न पुट। इंसा ने भाखापन और मुअल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई।
फारसी के ढंग का वाक्य विन्यास कहीं कहीं विशेषता बड़े वाक्यों में आ ही गया, पर बहुत कम। आरंभ काल के चारों लेखकों में इंसा की भाषा सबसे चुटीली सबसे आरंभ काल के चारों लेखकों में इंसा इंसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले कुछ मच चुकी थी, जिससे उर्दू वाले के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे। दूसरी बात यह है कि इंसा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। मुंशी सदासुख लाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। सानुप्राय विराम भी इंसा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलते हैं। इन विचित्रताओं के होते हुए भी इंसान ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे। आगे बात करते हैं लल्लू लाल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन इनके बारे में। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये जान नहीं पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे। इंसा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। पर लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाय सरीनाथ सोई भई, कीजय निरख लीजो, ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी, वैसी ही खड़ी बोली लल्लू लाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं में इतना अंतर ही है कि गंग ने इधर उधर फारसी अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं, पर लल्लू लाल जी ने ऐसे शब्द बचाए हैं। लल्लू लाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम की ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य है। सदल मिश्र की बात करें तो आचार्य शुक्ल कहते हैं, इन्होंने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहां तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं। ब्रज भाषा के कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं। फूलन के फूलन के बिछौने, चौहंदिस सुनी, सोन्हा सोन्हन के थम आदि प्रयोग ब्रजभाषा के हैं। यहाँ मतारी बरते थे, जड़ाई बाजने लगा जौन आदि पूर्वी शब्द। गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपर्युक्त चार लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा अभ्यास मुंशी सदासुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहार उपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में मुंशी सदासुख की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदासुख ने लेखनी भी चारों में सबसे पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वाले में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन संवत 1860 यानी कि 1803 ईस्वी के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ, पर उसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। साहित्य के योग्य स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत 1951 यानी कि 1896 ईस्वी के पूर्व की नहीं मिलती। संवत 1860 और 1915 सन 1805 और 1858 ईस्वी के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य ही मिलता है। संवत 1914 यानी कि 1857 ईस्वी के बलवे के पीछे हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली। तो आचार्य शुक्ल का मानना है कि 1805 से 1858 ईस्वी के बीच का जो काल है वो गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य मिलता है। आगे बात करें तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक दौर में सदा सुखलाल नियाज प्रभृत चार महानुभावों के साथ राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह का भी स्मरणीय योगदान रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संदर्भ में निम्नलिखित विचार प्रकट किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा शिव प्रसाद 1856 ईस्वी में जब राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए, उस समय अन्य विभागों के समान वहां भी मुसलमानों का जोर था और उन्हें भाखापन हिंदी संस्कृत से प्रभावित हिंदी का डर रहता था। राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल अब आता तो मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते, अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहां तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आए। उन्होंने अपने मित्रों में पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि के सहयोग द्वारा
साहित्य के कोर्स की पुस्तकें तैयार करानी शुरू की। प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार आदि लिखी, वो बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी। उनमें उर्दू पर नहीं भरा था, जो उनकी पिछली किताबें इतिहास, सिमर, नाशक आदि में दिखाई पड़ता है। मानव धर्मसार नामक पुस्तक की भाषा तो इन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी ही थी, साथ ही अपने गुटका जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक भी थी में भी थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श रखा। किंतु फिर भी यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे, जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। और संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। इसके कारण की पड़ताल करते हुए लिखा, अधिकांश शिक्षित अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह उर्दूपन की ओर बढ़ते झुकाव कारण राजा शिव प्रसाद लगातार अरबी फारसी मिश्रित हिंदी की बात करने लगे, जिसके विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े। प्रकृति विरुद्ध राजा शिव प्रसाद समर्थित भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। रचनाकार राजा शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद, 1823 में जन्म हुआ, 1895 ईस्वी में मृत्यु हुई। इनकी रचना है राजा भोज का सपना, आलसियों का कीड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार, भाषा का इतिहास, वीर सिंह का वृत्तांत। यह संग्रह पुस्तिका है जो स्कूली बच्चों के लिए लिखी गई थी। उपनिषद सार, भारत के पुराने राजाओं का हाल, भूगोल, हस्तमलक, वामा मनोरंजन, सिखों का उदय और अस्त। राजा लक्ष्मण सिंह, 1826 में इनका जन्म हुआ तथा 1896 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने लिखा शकुंतला 1862 ईस्वी में, रघुवंश 1878 ईस्वी में, कालिदास की रचना का अनुवाद मेघदूत 1882। फोर्ट विलियम कॉलेज, खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसमें से एक फोर्ट विलियम कॉलेज था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में मार्किवस वेलेजली ने की थी। सदल मिश्र और लल्लू लाल इस कॉलेज से सम्मत थे। जॉन ब्राथविक गिलक्राइस्ट को गिलक्राइस्ट के संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता है। गिलक्राइस्ट ने 19 ग्रंथों की रचना की है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इनकी प्रमुख कृति है। ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में गिलक्राइस्ट ने हिंदी, उर्दू और रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना। गिलक्राइस्ट के अनुसार खड़ी बोली की 3 शैलियां हैं: दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली को गिलक्राइस्ट द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। अन्य बिंदु, 1809 ईस्वी में विलियम केने ने बाइबिल का अनुवाद बाइबिल का हिंदी अनुवाद नए धर्म नियम शीर्षक से किया था। 1809 ईस्वी में ही हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का अनुवाद हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में किया था। खड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास में पत्र एवं पत्रिकाओं की भी महती भूमिका रही, जिसका विस्तृत परिचय हिंदी पत्रकारिता वाले खंड में दिया गया है। तो इस तरीके से हमने हिंदी गद्य का विकास देखा। अब हम आधुनिक काल में देखते हैं कि उपन्यास, नाटक और अन्य गतिविधियां किस तरीके की है। तो अगले वीडियो क्लास में हम हिंदी उपन्यास का इतिहास देखेंगे।